जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 9th मैथ के प्रश्नावली 1.2। तो इस वीडियो में हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे बिल्कुल ईजी वे में और बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ, और ऐसा कॉन्सेप्ट कि आप जीवन में कभी नहीं भूल पाइएगा। देखिए, हम लोग प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो कुछ कथन दिया गया है, 1 2 3 कथन दिया गया है। इसमें कहता है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। इसका उत्तर आप कारण के साथ दीजिए, वैसे मत बता दीजिए कि सत्य है असत्य है, उसका कारण क्या है वो भी दीजिए। देखिए, पहला कथन कहता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक होती है कि वास्तविक परिमेय होती है। ठीक है, तो चलिए 1 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आप समझने का प्रयास कीजिए। हम कॉपी पेन ले लिए हैं। देखिए, आपको समझना है कि हमने आपको क्या बताया। हमने आपको बताया है कि वास्तविक संख्या जो होती है, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर जो होती है, इसके अंदर में 2 संख्या आती है। पहला तो आती है परिमेय और दूसरा आती है अपरिमेय। क्या आती है? अपरिमेय। मान के चलिए ये है बाप और ये है दोनों उसका बेटा। क्या है? बेटा। तो देखिए, ये दोनों बेटा बाप के अधीन में रह सकता है, लेकिन ये बाप दोनों बेटा के अधीन में थोड़ी ना रहेगा। कहने का मतलब है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक हो सकती है, प्रत्येक अपरिमेय भी वास्तविक हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय नहीं ना होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं होगा। ये बात गलत है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, यहाँ पर क्या कहता है उसको समझिए। कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर फिगर को देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका कहता है बात, प्रत्येक अपरिमेय संख्या यहाँ पर कहता है उसके बाद एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हाँ, ये बात सही है। इधर से इधर जाएगा लेकिन इधर से इधर नहीं आएगा। ठीक है, ये बात को कॉन्सेप्ट में दिमाग लगा लीजिए। परिमेय भी वास्तविक होगा, अपरिमेय भी वास्तविक होगा, लेकिन प्रत्येक वास्तविक जो कहिएगा परिमेय हो जाएगा। ये बात गलत है। तो इधर से इधर जाएगा लेकिन इधर से इधर नहीं आएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 में कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो कहेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, क्यों होती है तो इसका कारण दे देंगे, क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय दोनों के मेल से बनती है, दोनों के मेल से बनती है। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इसको हम लोग समझते हैं पूरे मजे में। देखिए, प्रश्न संख्या 2 कहता है, एक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट अंदर m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले आप समझिए संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा क्या होता है इसको देखिए। संख्या रेखा में होता क्या है कि इसमें 0 भी रहता है, प्लस वाला संख्या भी रहता है, और इसमें माइनस वाला संख्या भी रहता है। ठीक है, और ये अनंत तक जाएगा और ये भी इधर अनंत तक जाएगा। तो कहने का मतलब है, संख्या रेखा का यदि हम बात कर ले, संख्या रेखा का, तो संख्या रेखा में धनात्मक संख्या भी है, ऋणात्मक भी है और शून्य भी है। ठीक है, लेकिन कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु जो होगा वह जो है रूट अंदर m के रूप का होगा, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, हम रूट अंदर m का उदाहरण लेते हैं। रूट अंदर m, और m का क्या होता है, m प्राकृतिक संख्या। m कैसा संख्या है? प्राकृतिक। आप जानते हैं कि गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक कहते हैं। तो गिनती 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। इस टाइप से 1 2 3। अब यदि m की जगह पे हम एक बार 1 रखेंगे तो रूट अंदर 1 का क्या हो जाएगा, 1। 2 रखेंगे तो रूट अंदर 2 का क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, रूट अंदर 2 हो जाएगा। उसके बाद रूट अंदर 3 का क्या हो जाएगा, रूट अंदर 3 है। ठीक है, इसका पूरा नहीं निकलेगा, इसका भी पूरा नहीं निकलेगा। यदि निकालेंगे तो इसका आएगा 1.414 और इसका आएगा 1.732। ठीक है, और ये इतना ही नहीं रुकता है, ये आगे बढ़ते रहता है। ठीक है, आगे आते रहता है। ये भी आसान है, अपरिमेय है। तो कहने का मतलब है, संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है वह निगेटिव भी है, 0 भी है और पॉजिटिव भी है। लेकिन यहाँ पर जो हमको संख्या निकल रहा है, यदि m का मान 1 2 3 लेते हैं, प्राकृतिक संख्या लेते हैं, तो हमको जितना भी वैल्यू निकला वह प्लस में निकला। क्या निकला? प्लस में। इसमें तो 0 है ही न है, इसमें तो माइनस वाला है ही न है। तो ये जो कथन कहता है, ये कथन हो जाएगा असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। तो हम कहेंगे क्योंकि क्योंकि यहाँ संख्या रेखा पर धनात्मक, ठीक है, धनात्मक तथा ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या होती है, दोनों प्रकार की संख्या होती है, संख्या होती है। तो आई होप आपको इसको समझ चुके हैं कि संख्या रेखा पर जो है, संख्या रेखा पर जैसा कि हमने आपको बताया कि संख्या रेखा पर धनात्मक भी होती है, ऋणात्मक भी होती है, शून्य भी होती है। लेकिन जब हम m का उदाहरण यानी कि m को यदि परिमेय प्राकृतिक संख्या के रूप में लेते हैं, तो इससे केवल धनात्मक संख्या आता है, ऋणात्मक भी नहीं आता है, न ही शून्य आता है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या होती है। तो आई होप आप इसको भी कारण सहित समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला कारण कहता है 3 नंबर का, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या होती है, इसकी हम लोग जांच करेंगे।
तो दोस्तों ये कथन जो है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये हो जाएगा असत्य। और इसका जो कारण है हमने यहाँ पर लिख रखा है, क्योंकि इससे आपका क्या हो जाएगा, समय का बचत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है असत्य, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या केवल अपरिमेय संख्या से मिलकर के नहीं बनी होती है। वास्तविक संख्या में परिमेय तथा अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या आती है। अभी इसको आप नहीं समझे तो देखिए हम आपको समझाते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले सवाल में बताया था यहाँ पर कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पर जैसा कि हमने आपको बताया था, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर लाना है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ पर आपसे उल्टा पूछ रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो होती है, ये वास्तविक संख्या ये अपरिमेय होती है। तो आप ही बताइए, प्रत्येक वास्तविक यानी कि जो उसको बाप माने थे, ये बाप एक बेटा हो सकता है, यानी कि बेटा के अधीन में रह सकता है? तो ये गलत बात है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग कहेंगे इसके कारण में, जो कि हमने कारण आपको पहले दिया था, यही कारण, और यही कारण हो जाएगा असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है केवल अपरिमेय से नहीं बनता है। वास्तविक संख्या जो है परिमेय तथा अपरिमेय दोनों के मेल से बनता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो है तीसरा नंबर का प्रश्न ये भी समझ चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कहता है आप जितने भी धनात्मक पूर्णांक लेते हैं उसके वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो क्या सब अपरिमेय हो जाएंगे? यदि नहीं होते हैं तो एक ऐसी संख्या का भी उदाहरण लीजिए जिसका वर्गमूल जो है सो एक परिमेय संख्या है। तो देखिए हमने आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर कहता है सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे हमने कुछ धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल निकाले हैं, तो कुछ के परिमेय आए हैं, कुछ के अपरिमेय आए हैं। देखिए एक का निकाले तो एक निकल गया, परिमेय हो गया। दो का दो नहीं निकलता है तो ये अपरिमेय हो गया। तीन का भी नहीं रूट से बाहर निकलता है, अपरिमेय हो गया। चार का निकल जाता है पूरा पूरा, तब ये परिमेय हो गया। यानी कि जब हम धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, जो कि आप यहाँ 9 तक देख रहे हैं, जब हम धनात्मक संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो कुछ संख्या अपरिमेय भी होता है, कुछ अपरिमेय भी होता है। तो यहाँ पर कहता है कि कुछ एग्जाम्पल लीजिए और दिखाइए कि यदि सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं तो परिमेय जब होते हैं तो उसका एग्जाम्पल लीजिए। तो देखिए कुछ के जो हमको निकला है वर्गमूल, इसका कुछ का परिमेय निकला है और कुछ का अपरिमेय निकला है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 2 नंबर का प्रश्न आपको लिखना है, सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, और कुछ एग्जाम्पल इस टाइप से आपको दे देना है कि परिमेय अपरिमेय दोनों होते हैं। आई होप आप इस प्रश्न को समझ चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग हंसते खेलते बनाएंगे। देखिए प्रश्न संख्या 3 का आता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। देखिए आपको समझने का बात है, यहाँ पर आपको सिर्फ √5 ही नहीं पूछेगा, आपको कभी पूछ देगा भटकाने के लिए √2, कभी पूछ देगा √3, कभी पूछ देगा √5, कभी पूछ देगा √7। तो यदि आप एक ठो को सीख जाते हैं ना, तो आप इस टाइप से सभी सवाल को बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत ही ईजी वे में इस सवाल को बनाते हैं। बहुत विद्यार्थी का ये सिर दर्द बना रहता है, फिर भी आप इसको बहुत ही मजे में बनाइएगा और सीखिएगा भी। देखिए वीडियो में देखते रहिए। और देखिए प्रश्न संख्या 3 का जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमको दिया है √5, क्या दिया है? √5, और इसको कहता है संख्या रेखा पर दिखाइए। संख्या रेखा आपको बता देते हैं संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा जैसे हम लोग दिखाते हैं, बीच में 0 लेके यहाँ पर 1 दिखाते हैं, यहाँ पर 2 दिखाते हैं, यहाँ पर -1 दिखाते हैं, यहाँ पर -2 दिखाते हैं। इसी प्रकार से हमको कहीं पर ना कहीं पर हमको √5 दिखाना, ठीक है। ये कैसे संभव है, इसको हम लोग थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यदि इस टाइप का सवाल आपके पास आता है और संख्या रेखा पर कहता है दिखाने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सी एक सा क्या करना है आपको, जो है सो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं कि 90 डिग्री का एक कोण होता है, उसका समकोण त्रिभुज इस टाइप से बना लेना है। इसमें आपको ABC जो भी मानने का है आप मान लेना है, इसको A, इसको B और इसको C। इस टाइप से आप ABC मान लेते हैं, या PQR भी मान लीजिएगा तो कोई बात नहीं है, चलेगा। और आप जानते हैं कि ये जो सबसे लंबी भुजा होती है इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है, इसको बोलते हैं कर्ण। और ये जो खड़ी भुजा होती है इस कोण के लिए ये क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। और ये जो नीचे वाला है ये हो जाता है आधार, ठीक है। इसको आप भलीभांति जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो इसको आप देख लीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो AC है यानी कि कर्ण जो है, कर्ण का वैल्यू लिख लेना है यहाँ पर 5, ठीक है। यानी कि AC यानी कि कर्ण, AC को क्या बोलते हैं, कर्णिन बोलते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं AC को क्या बोलते हैं, कर्णिन बोलते हैं। और कर्ण आपका कितना है, √5 है। इसको आपको मान लेना है कि कर्ण का जो वैल्यू दिया है ये हमको √5 दिया हुआ है, बाद बाकी सारा कुछ हो जाएगा, ठीक है। इतना ही सिर्फ आपको करना है, कर्ण का वैल्यू कितना मानना है, √5, ठीक है। आपको एक परिमेय लगाना है, ये परिमेय का नाम है पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। पाइथागोरस परिमेय क्या होता है इसको हम पूरे डिटेल में बताते हैं। पाइथागोरस नाम का वैज्ञानिक था जिन्होंने समकोण त्रिभुज में एक परिमेय दिया। परिमेय कौन सा दिया? परिमेय में बोला कि कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का क्या होगा, स्क्वायर होगा, वह लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर की योग के बराबर होगा, आधार के स्क्वायर की योग के बराबर होगा। इसको बोलेंगे पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद रखना है, सिंपली ये सूत्र आप याद कर लीजिए। यदि याद नहीं है तो, वैसे आपको याद है तो कोई बात नहीं है। चलिए देखिए कर्ण का स्क्वायर जो है
कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। तो जब स्क्वायर को उस साइड भेजते हैं तो क्या होता है, रूट होता है, तो कर्ण इस साइड बेचारा अकेले बच जाएगा और इस साइड क्या हो जाएगा, रूट में लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। इतना तो आप ही कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, कर्ण का जो वैल्यू आपने √5 माना है तो कर्ण की जगह पे दे देना है √5 बराबर में आप ऐसा कोनो संख्या सोचिए जिसका वर्ग करके जोड़ने पर जो है हमको रूट अंदर 5 में रूट के अंदर में 5 पुर जाए, ठीक है। मान के चलिए हम एक ठो संख्या सोचे हैं जिसका नाम है लंब को हम मान लेते हैं 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस में देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको नहीं मानना है, यहाँ पर आपको लंब का जो वैल्यू है उसको पुट करना है। लंब का वैल्यू क्या है, ए बी है, ठीक है। तो लंब की जगह पे हम ए बी दे देंगे तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और सॉरी आधार की जगह पे है बी सी, तो यहाँ पर इस आधार को माने हैं बी सी, तो आधार की जगह पे बी सी का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब हमको मानना है √5 और √5 के ए बी की जगह पे हमको 2 ले लेना, क्या लेना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा और बी सी की जगह पे 1 लेना है। अब हम 2 1 काहे लिए 3 काहे लिए इसका भी हम विचार करेंगे थोड़ा देर के लिए। हम आपको बता दें 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 4 1 मिलकर कितना होता है 5। यदि हम 3 ले लेते तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 3 3 9 प्लस में 1 10 हो जाता है। हमको 10 थोड़ी ना लाना है, हमको तो रूट अंदर में 5 न लाना है। तो 5 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा। यदि हम ए बी का वैल्यू 2 ले लेते हैं, बी सी का वैल्यू 1 ले लेते हैं, दोनों का स्क्वायर करके हम √5 पुर जाता है। और यदि दोनों साइड बैलेंस है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, इतना कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको तुलना करने पर क्या पता चलता है, देखिए तुलना करने पर आपको एक बात पता चलता है, जब इसका तुलना इससे करते हैं तो हमको पता चलता है कि कर्ण यानी कि AC का जो वैल्यू है AC कर्ण AC को माने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं AC को कर्ण माने हैं। AC का वैल्यू कितना आ गया √5, ठीक है। और AB का वैल्यू कितना है 2, क्योंकि AB के सीखे में क्या है, AB के स्थान पर कौन आया है 2, तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 और BC के स्थान पर कौन आया है 1, तो BC का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इस टाइप से आपको जब वैल्यू निकल जाता है तो सिंपली आपको एक संख्या रेखा तैयार करना है और बहुत ही मज़े में संख्या रेखा जब तैयार हो जाता है आपका, यहाँ पर 0 लेना है, यहाँ पर 1 लेना है और यहाँ पर उतना ही दूरी पर आपको क्या लेना है 2 लेना है, ठीक है। और इस तरह से इधर भी आपको -1 जो भी लेना है इस टाइप से आप ले सकते हैं। मान के चलिए ये संख्या रेखा तैयार है, ये सब आपको स्केल से जो है सो माप करके करना है, ठीक है। वैसे हम अंदाज पे यहाँ पर बना देते हैं आपके लिए। तो आपको क्या करना है फिलहाल, जैसे यहाँ पर 0 है, 0 से लेकर के 2 तक की जो दूरी होगी वह दूरी कितना हो जाएगी 2 मात्रक, कितना हो जाएगी 2 मात्रक। 0 से लेकर के 2 तक की दूरी कितना हो जाएगी 2 मात्रक हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो इस 2 को हमने क्या माना है AB, क्या माना है AB माना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे, यानी कि A जो पॉइंट है 0 वाला पॉइंट इसको मान लेंगे A, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे A और 2 के पास जो पॉइंट है इसको हम मान लेंगे B, फिलहाल क्या मान लेंगे B। तो AB की जो लंबाई हो गई, AB की लंबाई 2 दिया है तो AB हम कितना ले लिए हैं 2, ठीक है। A से B तक की दूरी कितना हो गया, 0 से 2 तक की दूरी 2 मात्रक, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, जो कि कितना हो गया 2। तो 0 से लेकर के A से लेकर के B तक की मात्रक कितना मात्रक दूरी हो गया 2 मात्रक, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, B पे आपको समकोण तैयार करना है, क्या करना है समकोण तैयार करना है। जैसे आपने इस त्रिभुज में B पर क्या तैयार किया था, समकोण तैयार किया था, यानी कि लंब तैयार करना है। तो लंब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पर चांद की सहायता से जो है आप यहाँ पर एक या इंची की सहायता से, चांद की सहायता से आप 90 डिग्री का कोण यहाँ पर ले लीजिए नाप के, ठीक है। और यहाँ पर एक लकीर खींच दीजिए। तो मान के चलिए ये लंब तैयार हो गया, इस पर हमने सीधा सीधा लंब डाल दिया, तो ये जो है 90 डिग्री का एंगल प्राप्त हो गया। कितना डिग्री का 90 डिग्री का, तो ये हो गया समकोण, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, BC का जो वैल्यू दिया है यह दिया है 1, कितना दिया है 1। तो जितना दूर 0 से लेकर के 1 तक की दूरी है इसको आपको स्केल से माप करके और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको काट देना है, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है 1 लेना है, तब तो BC का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि यहाँ पर BC कितना दिया है 1। और यदि B से हम ऊपर की तरफ 1 जाएंगे, 1 दूरी जाएंगे 1 मात्रक, तो हमको C मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि BC का वैल्यू कितना है 1। तो मान के चलिए हमको 1 यहाँ पर मिल गया, तो ये कौन सा बिंदु हो गया, C हो गया, क्योंकि BC का वैल्यू कितना है 1। तो ये भी हम कितना लिए हैं 1 मात्रक ने लिए हैं, 1 मात्रक लिए, ठीक है, 1 मात्रक। तो ये आपका BC कितना हो गया 1। अब आपको सिंपली क्या करना है, A से C तक जो है आपको मिला देना है वैसे, ठीक है। इंची की सहायता से आपको A से C तक मिला देना है और मिलाने के बाद आप चाप की सहायता से या नहीं तो जो है डिवाइडर की सहायता से आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर एक ठो रख करके और दूसरा कोण जो है यहाँ पर रख करके इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से काट सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इसको काटेंगे तो नीचे में यहाँ पर कट जाएगा ये रेखा, ठीक है। जैसे ही ये रेखा कटेगा तो जहाँ पर कटेगा यही हो गया आपका √5, क्या हो गया √5। और इस तरह से हम √5 को आसानी से दर्शा सकते हैं। तो आई होप आपको यह सवाल पसंद आया, ये वीडियो पसंद आया, ये सवाल समझे होंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद, मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।